नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम गोविंद पारिक सर की बुक से भेल संहिता पढ़ रहे थे और पेज नंबर 108 तक हम कर चुके थे। अब हम 109 से शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि अर्बुद के प्रकार जो है आचार्य भेल ने वो 5 प्रकार कहे हैं। कौन कौन से? वातिक, पैत्तिक, कफज, मासज और मेदोज। फिर आचार्य भेल ने भगंदर के भी 5 प्रकार बताए हैं। उन्होंने शतयोनि बताया है, जबकि हम जब आचार्य सुश्रुत के जो भेद है भगंदर के पढ़ते हैं तो वहाँ शतपोनक आया है, तो शतपोनक के स्थान पर उन्होंने शतयोनि कहा है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी के जो भेद हैं वो एज इट इज हैं: उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, शंभुकारवर्त और उन्मार्गी। फिर इसके बाद आता है ग्रंथि। ग्रंथि के जो भेद हैं वो भी आचार्य भेल ने 5 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। उन्होंने बताए हैं वातिक, पैत्तिक, कफज, सन्निपातज, सिराज, ग्रंथि। तो ये हो गए 5 प्रकार के ग्रंथि के भेद। फिर उसके बाद है उपदंश के 4 प्रकार बताए हैं आचार्य भेल ने। ठीक है, कौन कौन से हैं? पोय, मूत्र, शुक्र और संधानजन्य। जबकि आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं? आचार्य सुश्रुत ने उपदंश के 5 भेद बताए हैं। अर्म के जो भेद हैं वो आचार्य भेल ने एक जगह पर 7 बोला है और एक जगह पर 4। जब वो अपनी संहिता लिख रहे होंगे तो उन्होंने एक जगह पर बोला कि अर्म जो है वो 7 प्रकार के हैं और एक जगह पर बोला अर्म जो है वो 4 प्रकार के। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको 4 और 7 आपको दोनों लगाना है, और अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही आए तो या तो 4 लगाना है या 7 लगाना है। दोनों कभी एक साथ नहीं होगा कि 4 और फिर 7 भी दे दिया, या तो बोथ आएगा उसके अंदर, ठीक है, या इस तरह के ऑप्शन ही नहीं आएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अर्म के जो भेद हैं आचार्य भेल ने वो 4 और 7 दोनों बताए हैं। फिर उसके बाद है विद्रदी के 3 प्रकार बोले हैं, रोहिणी के 4 प्रकार बोले हैं और अलजी के भी 4 प्रकार ही बोले हैं। फिर उसके बाद है पृष्ठ रोग जो है वो 2 प्रकार के माने हैं आचार्य भेल ने। कौन कौन से? एक हो उपशारी और एक है शारी। शारी और उपशारी भेद से पृष्ठ रोग के 2 प्रकार माने हैं। फिर कृमि जो है वो 20 प्रकार माने हैं। कि कृमि के कितने माने हैं? 20 प्रकार माने हैं। लगभग सभी आचार्यों ने 20 ही बोले हैं। हारित जो है उन्होंने 13 प्रकार के बताए हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जब हम हारित पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आता है शुक्र दोष और श्लीपद। ये दोनों जो है 7-7 प्रकार बताए हैं इनके। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ विशिष्ट द्रव्यों के विशिष्ट गुणों पर। देखिए, माश जो है वो क्या है? बहुमल उत्पादक है। दधि श्लीपद उत्पादक है। पिन्याक ग्लानि कारक है। तक्र शपण कारक है। मधु संधान कारक है। सुरा जर्जरी कारक है। हरेणु और मसूर अत्यधिक वात कारक है। मूलक कफ कारक है और लहसुन वात शामक और पित्त श्लेष्म कारक है। ये आप एक बार रीडिंग ले लेना, लगभग आपको ये सारी चीज़ें याद है। हम बहुत बार अलग अलग जगह पर पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे दधि को श्लीपद का उत्पादक बोला है, ये लगभग हमें पता है, ठीक है ना। माश को बहुमल उत्पादक बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? ये पिन्याक जो है वो ग्लानि कारक बोला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग है, ठीक है ना। दधि का जैसे थोड़ा अलग है, पिन्याक का थोड़ा अलग है, क्योंकि चरक में दधि को शोथजनक बोला है और आचार्य भेल ने यहाँ दधि को श्लीपद उत्पादक बोल दिया, ठीक है ना। बाकी सब लगभग सेम है, हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, आप लगा दोगे। ये थोड़ा दो जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम आते हैं कूलक के अतिरिक्त सभी जो तिक्त द्रव्य हैं और यव व गोधूम के अतिरिक्त सभी पौष्टिक जो द्रव्य है वो अवृष्य माने गए हैं, ठीक है ना। कूलक के अतिरिक्त जितने भी तिक्त द्रव्य हैं वो सारे अवृष्य हैं। गोधूम और यव के अतिरिक्त जितने भी हैं वो अवृष्य हैं। अब देखिए, अनुपान का वर्णन करते हुए प्रत्येक प्राणी के मांस का, प्रत्येक अन्न द्रव्य का और प्रत्येक शाक का पृथक पृथक अनुपान उन्होंने
बताया है आचार्य भेल ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सभी दूधों को अभिसंधि माना है, सभी दूध जो है वो अभिसंधि बताए हैं आचार्य भेल ने, और उसमें भी गाय का जो दूध है वो विशिष्ट अभिसंधि बताया है। गव्य तेभ्यो विशिष्यते दुग्ध अभिसंधि, ठीक है ना। तो सभी दूध जो है वो अभिसंधि है और गाय का जो है वो विशेष अभिसंधि बताया है आचार्य भेल ने। नेक्स्ट पॉइंट है रति मूल शरीरम ही शरीरस्य रति फलम, कि रति जो है वो शरीर का मूल भी है और शरीर का फल भी है। रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि कहाँ का रेफरेंस है, आपको याद होना चाहिए कि ये भेल का रेफरेंस है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पुंडरीक कुष्ठ के फूटने पर ऋष्यजीव्य और ऋष्यजीव्य के फूटने पर काकणक, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लो PRK, ठीक है। पुंडरीक के फूटने पर ऋष्यजीवक, ऋष्यजीवक के फूटने पर काकणक, ठीक है। इनकी उत्पत्ति मानी गई है कुष्ठ रोगों के अंदर। PRK या परक, भेल की परक, ठीक है ना। पुंडरीक, ऋष्यजीव्य और काकणक। फिर है प्रकृति और स्वकृतिज। भेद से प्रमेय के दो प्रकार माने हैं कि प्राकृतिक होता है और एक स्वकृतिज होता है। निरंतर गीत गाते रहना पित्तोन्माद का लक्षण बताया है आचार्य भेल ने। फिर उसके बाद हम आते हैं रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अग्नि, मूत्र, पुरीश, ठीक है, ये 90 वर्ष की आयु के पश्चात मंद हो जाते हैं, ऐसा आचार्य भेल ने कहा है। रस की महत्ता के लिए श्लोक आचार्य भेल ने बताया है, इसका भी रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का है। पुरुषो रस जन्मना रस जीवी रस ज्वलनो रस समाधि को रस जीवनश्च भवति, ये कहाँ का श्लोक है, ये है भेल संहिता का श्लोक, ठीक है। ये रेफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, काया अग्नि को आहार पाक में कारण बताया है। रंजक पित्त को उन्होंने राजक पित्त कहा है, रंजक पित्त नहीं कहा, राजक पित्त कहा है। आलोचक पित्त के बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक, ऐसे दो भेद बताए हैं किन्होंने, आचार्य भेल ने। फिर है इसका जो काम है कि आलोचक पित्त के बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक भेद तो बता दिया उन्होंने, लेकिन बुद्धि वैशेषिक पित्त का जो स्थान है, ठीक है, वो उन्होंने भ्रू मध्य श्रृंगाटक मर्म के समीप बताया है। और उसका कर्म क्या बता दिया कि भाई सूक्ष्म ज्ञान, स्मरण, धारण, प्रत्याहार, इन सब में बुद्धि वैशेषिक पित्त जो है वो कारण बताया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है नाभि के मध्य सोममंडल, सोममंडल के मध्य सूर्यमंडल और सूर्यमंडल के मध्य अग्नि या हुताशन की स्थिति मानी है। नाभि के अंदर, ठीक है, सोममंडल, सोममंडल के अंदर सूर्यमंडल, सूर्यमंडल के अंदर अग्नि या हुताशन, इस तरह से आचार्य भेल ने बताया है। फिर इसके बाद है जठराग्नि का प्रमाण, आचार्य भेल ने बताया है। उन्होंने बताया कि जो स्थूलकाय प्राणी है उनमें यव प्रमाण में रहता है, हस्वकाय प्राणियों में त्रुटि प्रमाण में रहता है, और जो कृमि कीट पतंगे हैं उनमें वायु मात्र प्रमाण में क्या रहता है, जठराग्नि रहती है। शरीर के 10 अंतर्गुहा माने हैं और 10 ही बहिर्गुहा जो है वो माने हैं। गर्भ में प्रथम उत्पत्ति के संदर्भ में हृदय की प्रथम उत्पत्ति पराशर और चक्षु की प्रथम उत्पत्ति काश्यप मानी है। और एक खंड काव्य, आचार्य खंड काव्य जो है, ठीक है, उनका क्या बोला है कि नाभि की प्रथम उत्पत्ति मानी है, ठीक है। फिर है कि गर्भ का पोषण केदारे कुल्य न्याय से होता है, ऐसा भेल का मत है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई किस आचार्य ने गर्भ की स्थिति किस प्रकार से मानी है। अब देखिए, जो आचार्य शौनक है, भेल संहिता के अंदर ये वर्णन है कि आचार्य शौनक ने ऊर्ध्व शिर अवस्था मानी है। भारद्वाज के अनुसार क्या है, अवाक शिर है, और पुनर्वसु आत्रेय के अनुसार तिर्यक अवस्था है, ठीक है। इसको या तो टेबल बना लेना, कई बार ये मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है, ठीक है ना। देखो, शौनक के अनुसार ऊर्ध्व शरीर ऊपर सिर किए हुए, भारद्वाज के अनुसार अवाक शिर नीचे सिर किए हुए, और पुनर्वसु आत्रेय के अनुसार तिर्यक टेढ़ा। इस अवस्था में क्या है, गर्भाशय की स्थिति है, गर्भ की गर्भाशय में स्थिति है। फिर उसके बाद हम आते हैं 7 मानस प्रकृति को दिव्यकाय और 7 शरीर प्रकृतियों को मनुष्यकाय नाम दिया है। मस्तिष्क व शुक्र का प्रमाण 1-1 अंजलि बताया है आचार्य भेल ने, ठीक है।
बाकी सारे जो है जो उन्होंने कहे हैं बाकी आचार्यों ने वैसे सेम है। पुरुष के शरीर में 16 आध्यात्मिक देवताओं की स्थिति मानी है आचार्य भेल ने। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि गर्भिणी में किस की उत्पत्ति 7th मंथ में होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है। इंपॉर्टेंट है चिकित्सा। चिकित्सार्थ उन्होंने त्रिफला चूर्ण को शश्रुधिर यहाँ क्या है, खरगोश का रक्त, शश्रुधिर में मिलाकर लेप करने का निर्देश कहा है। जब भी हम शश्रुधिर की बात करते हैं तो इसका एक रेफरेंस आता है, कहाँ पर, रसशास्त्र के अंदर आता है, जहाँ पर मुंड आदि जो लोह है उनकी शुद्धि के लिए हम शश्रुधिर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ आचार्य भेल ने लेप करने को कहा है, त्रिफला चूर्ण को शश्रुधिर में मिलाकर किस रोग में लेप करना चाहिए। फिर उसके बाद है सद्य जात बालक को देखकर, ये लक्षणों पर उसके लक्षणों को देखकर, सद्य जात बालक को भी देखकर लक्षणों के आधार पर उसकी आयु का संदर्भ बताया है। और जो युवावस्था में जो पहुंच चुके हैं उनके लक्षणों को देखकर व्यक्ति के जीवन की अवधि का निर्धारण करना आचार्य भेल ने बताया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिस व्यक्ति के ललाट, नासिका और कर्ण का प्रमाण 6-6 अंगुल हो, ललाट, नासिका, कर्ण का प्रमाण 6-6 अंगुल हो, वो शतायु होता है, ऐसा भेल का मत है। ठीक है, इसको चाहे तो इमेज बना लेना। ठीक है, जैसे याद करने का तरीका बता रही हूँ। ये हो गया नासिका, ठीक है, ये हो गया ललाट और ये हो गया कान। ललाट, नासिका, कान। ठीक है, ये क्या बना रहा है, 6 बना रहा है। ठीक है ना, ये क्या बना रहा है, 6 बना रहा है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जिस व्यक्ति के ललाट, नासिका और कर्ण 6-6 अंगुल के होते हैं ऐसा व्यक्ति शतायु होता है, ऐसा भेल का मत है। फिर है ज्वर के संदर्भ में 11 प्रकार की चिकित्सा का निर्देश किया है। मन का स्थान शिर और तालु के मध्य है, ये रेफरेंस आ जाता है, शिर तालवंत्र सर्वेंद्रिय परम मनः। ये रेफरेंस किसका है, तो आचार्य भेल का है। शिरोरोग के संदर्भ में शिरकंप और मूर्धश्वतु नामक विकारों का भी वर्णन किया है। गृदसी में सहचर तेल, मूलक तेल अभ्यंतर प्रयोग के साथ रक्त मोक्षण को भी प्रशस्त माना है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए मदन फल के उन्होंने प्रकार बताए 3, कौन कौन से, कृष्ण, श्वेत और कृष्ण श्वेत। ऐसे करके मदन फल के 3 प्रकार बताए हैं और सभी प्रकार के शोधनार्थ, सभी प्रकार के शोधनों में मदन फल को श्रेष्ठ माना है। वमन विरेचन के व्यापक 10 माने हैं। बस्ती कर्म के पश्चात यवागुपान का निषेध बताया है आचार्य भेल ने। फिर आचार्य भेल ने कहा कि प्रत्येक 4 मास के अंतराल पर एक बार बस्ती का प्रयोग करने से व्यक्ति क्या है, सर्व रोगों पर विजय पा लेता है, ऐसा भेल का मत है। बस्ती कर्म के लिए भी मदन फल को ही श्रेष्ठ बोला है। आस्थापन अनुवासन के भी 10 व्यापक बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रीड़ा बस्ती नामक जो बस्ती है उसको वाजीकरणार्थ प्रयोग बताया है आचार्य भेल ने। फिर आचार्य भेल ने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि भद्रकाव्य को खंड काव्य नाम से उन्होंने संबोधित किया है। ये इसके अंदर कुछ विशिष्ट अध्याय हैं, ठीक है ना, लगभग चरक अनुसार ही उन्होंने किए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक रीडिंग लगाओ तो लगा लेना, अभी तक तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख योग जो हैं आचार्य भेल के पूछ लिया जाता है कि ये किस आचार्य के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि किस आचार्य के अकॉर्डिंग है। अब सबसे पहले देखिए अश्वत्थ मूलादि मोदक जो है वो राजक्षमा में दिया जाता है, राजक्षमा इसका रोगाधिकार है। फिर है पीपली वर्धमान, राजक्षमा भी है और वातरक्त भी है और उरुस्तंभ भी है, ठीक है ना, और उरुस्तंभ भी है आचार्य भेल के अनुसार। फिर है शतपाक मधुक तेल, राजक्षमा में बताया है। दशांग घृत जो है वो गुल्म में बताया है। शिवावर्तिका जो है वो विशुचिका के अंदर बताई है। सुवर्णक समक चूर्ण जो है वो उदर रोगों में। तालीश पत्रवटक या प्राणदा वटिका अर्श में बताई है, जबकि प्राणदा परपटी किस में बताई है,
राजक्षमा में एज पर योग रत्नाकर, राजक्षमा में एज पर योग रत्नाकर बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद है अयोर्जियम, वो शोफ के अंदर बोला है। हिंगू पंचम जो है वो हृदरोग में बोला है। एक वल्लभक घृत का भी हृदरोग में आचार्य भेल ने वर्णन किया है, वल्लभक घृत का भी। फिर है एक शूकनास घृत है, शूकनास घृत, उसका प्रयोग अपतंत्रक में बताया है आचार्य भेल ने। ठीक है ना, तो ये हो गए कुछ हमारे प्रमुख योग आचार्य भेल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी भेल संहिता हमने कंप्लीट कर ली है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने इसमें कवर अप किए हैं। दोनों पार्ट को आप देखिए और रिवीजन करते रहिए। और कोई अगर कोई ऐसा अलग टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यूजी का कोई टॉपिक है, कोई डिटेलिंग में करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।